नमस्कार भाइयों। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था 265 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम डिस्कस करेंगे 266 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या बोल रहा है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। ठीक है, शक्ति निकालना है। हम जानते हैं शक्ति P बराबर होता है, शक्ति P बराबर होता है W/T। W बोले तो यहाँ पर क्या होगा कि सीढ़ियाँ ऊंचाई पर चढ़ रहा है, ऊंचाई पर चढ़ने पर क्या हो जाता है, उस पर स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। जो उससे चढ़ने में उसने जो वर्क किया वो जाके उसको स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, तो उसी को वर्क कहेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि P चूँकि हम जानते हैं P बराबर W/T। अब हम ये क्या कहता है, 45 चरणों की सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी क्या है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। तो ये कितनी ऊंचाई चढ़ा, पहले हम ये डिस्कस कैलकुलेट कर लेंगे। H बराबर आ जाएगा कितनी, 45 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, 45 सीढ़ियाँ हो गई और प्रत्येक सीढ़ी कितने की है, वो है 15 सेंटीमीटर की है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 का 5 में करेंगे तो 75 हो जाएगा, कैरी 7 आ जाएगी। और 15 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 100 का डिवाइड कर देंगे। 100 का डिवाइड करने पर ही आ जाएगा कितना, 6.75। ओके, 6.75 आ जाएगा। तो H का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। H का वैल्यू आ गया, H बराबर आ जाएगा 6.75 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बातचीत करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, उसकी शक्ति का वैल्यू निकालना। शक्ति यानी कि P बराबर W/T या P बराबर W/T। W की जगह कोष्टक में हम लिख सकते हैं W बराबर W/अपॉन स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, क्या है, स्थितिज ऊर्जा है W/T। ओके, W का वैल्यू mgh m हो जाएगा mgh। ठीक है, अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू कितना है 50 किलोग्राम है, g का वैल्यू कितना है 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। h का वैल्यू कितना है 6.75 है। यहाँ से लिख लेते हैं, क्या है, P बराबर W यानी कि mgh। m का मान है 50, g का मान है 10 और h का वैल्यू कितना है 6.75 अपॉन T। P बराबर W/T। T का वैल्यू कितना है 9 सेकेंड है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा। फाइनली इसका सलूशन आप लोग कर लीजिएगा। इसका सलूशन मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के बाद आपका वैल्यू आता है 375 वाट। ओके, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 375 वाट। ठीक है ना। अब 266 के बाद है तो 267 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 267 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति 20 सेकंड तक रस्सी पर चलती है। ठीक है, वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। सेम फार्मूला लगा देंगे, हम लगा देंगे P बराबर होता है W/T। W की जगह हम लिख देंगे mgh/T। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। P का वैल्यू हमको दे रहा है, P का वैल्यू कितना है 160 वाट दे रहा है, तो 160 वाट लिख देंगे। 160 बराबर mg, भार का वैल्यू दिया है 40 न्यूटन, mg का वैल्यू 40 न्यूटन है तो 40 लिख देंगे mg। h का वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है, h हो जाएगा। ठीक है, अपॉन T। T का वैल्यू कितना है 20 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कि दिक्कत होना नहीं चाहिए। हम इसका
काट लेते हैं तो 20 से काट देंगे तो 20 दो बाद में जाएगा 40 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके ना, 80 हो जाएगा, यानी H इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। सॉरी, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट, इसको कैलकुलेट करते हैं, लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1 सेकेंड, हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये हमारा जो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था वो मिस्टेक नहीं, वो करेक्ट है। ठीक है ना, हमने क्या निकाल लिया था, P बराबर mgh। एम का वैल्यू, mg का वैल्यू हमें पता है कितना है, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए क्या कह रहा है, mgh mg का वैल्यू है, यानी वेट, यानी वेट बोले तो mgh, वेट बोले तो mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन। ओके, ठीक है। और अब नाउ P बराबर W/T, W हम के W यानी mg का mgh एक मिनट, mg का वैल्यू दिया हुआ है 40 और h का वैल्यू हमको निकालना है, और P बराबर W हो गया, P बराबर W हो गया, mgh हो गया अपॉन T का कितना है 20 सेकेंड है, 20 से काट देंगे 2 बार जाएगा। ये P का वैल्यू कितना है 160 है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 160, ठीक है ना, 160, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, P बराबर सॉरी H बराबर आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 80 मीटर, क्या हो जाएगा 80 मीटर, क्योंकि बिफोर हमने भी पहले भी हमने क्या किया है कि मीटर में उसमें होता है 80 मीटर आ जाएगा। दोबारा एक बार सॉल्व करना हो तो कर लेते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है, ये इधर पर m का वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है mg का। ओके ना, तो ये आपका 10 नहीं होगा। ओके ना, ये कैंसिल, 10 नहीं होगा। P का वैल्यू दिया है 160 है, वाट है, और mg का वैल्यू 40 है, और h का वैल्यू निकालना है mgh अपॉन टी से काट देंगे, ये कट जाएगा कितने बार, 2 बार कट जाएगा, 2 से ये काट देंगे तो आ जाएगा 80 दूना 160, तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर 8 मीटर नहीं 80 मीटर आ जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सी नंबर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट 267 के बाद 268 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 268 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चलता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम सवाल है, हम जानते हैं P बराबर, पहले तो हम कितनी ऊंचाई पर चढ़ा H का वैल्यू निकाल देंगे। तो टोटल सीढ़ी है 44 और एक कितना है 15 सेंटीमीटर की है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 का 4 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 15 का 4 में दोबारा करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 और 6 66 हो जाएगा, ये 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ओवरऑल मीटर में कितना आ जाएगा 6.6, 100 का डिवाइड कर देंगे तो 6.6 कितना आ जाएगा मीटर आ जाएगा। हमने h का वैल्यू फाइंड कर लिया, h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 6.6 मीटर। पहला प्रॉब्लम खत्म। अब आगे नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम है हमको जो निकालना है, तो P बराबर W/T, P बराबर W/T, W मतलब mgh अपॉन टी। m का वैल्यू कितना दिया है 50, ये है m का वैल्यू, जैसे ये m का वैल्यू है, और जो वेट होता है वो mg का वैल्यू होता है। ठीक है ना, m का वैल्यू दिया है 50, g का वैल्यू है 10, और h का वैल्यू कितना है आपका 6.6 मीटर है। नीचे लिख देते हैं 6.6 मीटर अपॉन, ये पे हो जाएगा w यानी mgh अपॉन t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, t का वैल्यू दे रहा है 10 सेकेंड में, 10 का टी का वैल्यू दे रहा है 10 हो जाएगा। 10 से हम क्या करेंगे, 10 से 10 काट देंगे।
ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई किया जाएगा 50 में 6.6 का, तो आ जाएगा 5 से 6 बार करेंगे 30 हो जाएगा, 5 से 6 बार दोबारा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 और 3 कैरी 3 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। अब एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 330 आ जाएगा आपका आंसर। कहीं पर लिखा है डी नंबर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 330 वॉट। आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो, समझ गए होगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 269 को नंबर क्वेश्चन बातचीत करेंगे। 269 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करते हैं। ये देखिए आ गया 269 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बोल रहा है ये हमको, यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर, 1000 बार हमने पढ़ चुके हैं, p बराबर होता है, पावर p बराबर होता है W/T। W बोले तो वर्क, W बोले तो वर्क है, क्या है, वर्क है। T क्या है, टाइम है, T क्या है, टाइम है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम 60 नंबर 70 नंबर 270 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ओके, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यदि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिया गया है, ठीक है। तो हमको किसका निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है, हम जानते हैं पी बराबर होता है W/T। ओके, W की जगह क्या हो जाएगा, इधर mgh, सॉरी mgh, W बराबर P बराबर, सॉरी हाँ, P बराबर W/T, W की जगह हो जाएगा mgh अपॉन T हो जाएगा। अब हम सबसे पहले हमारी मेन जो प्रॉब्लम है स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होती है, H से। हमको H निकालना है कि वो कितना ऊंचाई चढ़ा वो। H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा कितना, ये 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ओके, 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, 15 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, कैरी 4 आ जाएगी। 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू, यही कितने के बराबर आ जाएगी, 6.45 मीटर। ओके, हमने h का वैल्यू फाइंड कर लिया। h बराबर कितना आ गया, h बराबर 6 सॉरी h बराबर कितना आ जाएगा, 1 मिनट, h बराबर 6.45 मीटर, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे। हमने h का वैल्यू निकाल दिया, अब हम निकालेंगे p का वैल्यू निकालना है। तो p बराबर mgh, m का वैल्यू है 50, g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू दे रहा है इस क्वेश्चन में 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। mgh, h का वैल्यू कितना हमने निकाला, 6.45 ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, कैरी 2 आ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 व 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 2 22, कैरी 2 आ जाएगी। 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और 30 और 2 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, एक ये जीरो इधर है तो ये भी बढ़ा देंगे। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा कहीं मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हुआ, जी ओके। उसके बाद क्या है, p बराबर W/T। अभी t का वैल्यू भी रखना है, ये तो mgh है, mgh/T। t का वैल्यू कितना है, 10 सेकेंड है। ओके, अब 10 से अब इधर 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव और आगे खसक जाएगा तो ये आ जाएगा 322.5। ओके, 322.5 कहीं पर है, तो आंसर नंबर सी 322.5 वॉट, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
270 के बाद 271 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है भैया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहा है तो अच्छी बात है ना। जैसे एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, बिल्कुल सही बात है। अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ये निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है ना, निष्पादित कार्य का उदाहरण है। कार्य का उदाहरण तो नहीं, निष्पादित कार्य का, ये शक्ति का उदाहरण है। करेक्ट, शक्ति का उदाहरण बिल्कुल है भाई साहब। ऊर्जा का उदाहरण है, तरंग का उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शक्ति का उदाहरण है। कि इसकी पावर क्या है, इसकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उतने ही समय में ज़्यादा कार्य कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करेंगे हम लोग 272 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 272, आइए देखते हैं 272 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। ओके, लॉक कर दिया। क्या कह रहा है, 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने की आवश्यक शक्ति का वैल्यू निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई साहब। P बराबर होता है, फिर वही लगा देंगे, P बराबर क्या है, mgh अपॉन T। m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 80 किलोग्राम है m। g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। w अपॉन t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 है, 50 दिया हुआ है। अब डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, ये कट हो गया। 5 से अगर काटेंगे तो 16 पंचे 80, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे तो 640 आ जाएगा। कहीं पर लिखा है W अपॉन T जूल पर सेकेंड, 640 जूल पर सेकेंड, यानी कि बी नंबर द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 640 जूल पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जूल पर सेकेंड या इसी को वॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 273। 273 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का फार्मूला है। हम सबको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, P बराबर होता है W अपॉन T। कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। जब कहीं पर नहीं लिखा है तो इस द निम्नलिखित कौन सा शक्ति का सूत्र है। P बराबर V² अपॉन R, P बराबर VI, P बराबर I² R। तो P बराबर V² अपॉन R, ये भी करेक्ट है। P बराबर VI, ये भी करेक्ट है। P बराबर I² R, ये भी करेक्ट है। P बराबर W अपॉन T, ये भी करेक्ट है। यानी कि इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 274। अब आ जाता है एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एनर्जी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉक कर दिया। क्या बोल रहा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन के संबंध में कौन सा सिद्धांत करेक्ट है। आप लोगों ने एक चीज़ पता होगी, या आप लोग जानते होंगे, या सुने होंगे, या पता होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी जैसे मैकेनिकल एनर्जी को हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने चेंज किया किस में, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने चेंज किया मैकेनिकल एनर्जी में। दैट्स मीन
एनर्जी का सिर्फ हम फॉर्म बदल सकते हैं, एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसका फॉर्म बदला जा सकता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन की। हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमने कौन सा सही, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, गलत है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ये भी गलत है। हमने बताया ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। द करेक्ट ऑप्शन है डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 275 नंबर क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है 275 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। द आंसर इज द करेक्ट द बी। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल ट्रांसफ़र किया जाता है, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थर्मल, थर्मल इलेक्ट्रिकल, केवल चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, बट ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है डिस्क्रिप्शन। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 276। 276 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। डिस्कस करते हैं। अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना होगा, ठीक है ना। स्थिर ऊर्जा के योग का 2 गुना होता है, शून्य होता है, स्थिर होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है। तो आंसर पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, कि कैसे क्या है, कि एक पिंड है, ठीक है, ये पिंड है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ज़मीन है जिसे बोलते हैं, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरता गया। अब क्या होगा, इसकी मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है, h है, समझना, इसकी ऊंचाई क्या है, h है, इसकी ऊंचाई है h। और इधर पर जो फार्मूला इधर पर जो इसकी ऊर्जा होगी, ये होगी mgh। ओके, नीचे जब इसके नीचे जब इस पॉइंट पर आएगा तो क्या हो जाएगी, mgh। मान लेते हैं ये h1 है, ये h1 है, इस पॉइंट पर h1 है, टोटल h है, ये h2 है, मान लेते हैं ये h1, ये h1 पॉइंट है मान लेते हैं। तो इधर पूरी h1 मान लेते हैं और ये h2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर पर पहले पिंड पर एनर्जी कितनी होगी, mgh1 हो जाएगी, और ये दूसरे यहाँ पर क्या हो जाएगी, mgh2। यानी कि इधर हाइट क्या है, कि ये हाइट है, ऊंचाई कम हो गई तो एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। परंतु पहले यहाँ पर क्या था, स्थिर था, यहाँ पर स्थिर था, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या थी, यानी कि v यहाँ पर 0 था तो गतिज ऊर्जा 0 थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के ई भी यहाँ पर क्या थी, 0 थी। ओके, बट जैसे अब यहाँ पर आया तो नीचे आया तो कुछ उसमें वेग आया, मान लीजिए v1 वेग यहाँ पर आ गया, तो v1 वेग आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है ना। और पहले यहाँ पर mgh थी, अधिकतम थी, यहाँ पर क्या है, mgh2 है, और यहाँ पर ये क्या है, हाफ mv1 स्क्वायर है। तो कुल मिला के इनका दोनों का किसी भी पॉइंट पर इन दोनों का योग क्या होता है, स्थिर रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है,
क्या इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या किसी भी पॉइंट पर इनका जो योग होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। और जैसे ही ये पृथ्वी के एकदम टकराने वाला होगा, या मान लीजिए टकरा रहा होगा, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो के यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी। और mgh बोले तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो होगी mgh, स्थितिज ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, वो लगभग ये शून्य होगी। ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बातचीत करेंगे हम लोग, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यदा स्थिर। 76 नंबर हो गया। 76 के बाद 277 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 277 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, 277। आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, ठीक है, रबर बैंड को हमने खींच लिया, तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित हो जाती है। तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा के रूप में, मांसपेशी ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर हम उसकी जब खींचते हैं तो खींचने के बाद वो तुरंत, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो तुरंत फिर वो सुकड़ कर वहीं पर पहुंचना चाहता है। अगर हम उसको खींच दिया तो वहाँ पर ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसमें ऊर्जा, कुछ ऊर्जा उसमें संग्रहित हो जाएगी। उस ऊर्जा को क्या बोल देंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन था ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको हमको दिखा देते हैं क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को उसके विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड में खिंची हुई स्थिति का उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अंडरस्टैंड, समझ गए होगे आई थिंक। 278 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। स्पेस दिया हुआ है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव के, प्लाज्मा के, ठोस के, गैस के। तो सीधी सी बात है, तो अधिकतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसकी होगी, तो आंसर आ जाएगा अतः गैस के। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 279 नंबर क्वेश्चन की। 279 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है स्पेस दिया हुआ है। स्पेस में क्या बोल रहा है, कह रहा है स्पेस में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो गैसों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अगर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं क्या बोल रहा है, आइए देख लेते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैसों के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 280 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है, एक घर में एक माह में 949.6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमें पता है एक जूल में कितने किलोवाट आवर होते हैं। ठीक है, एक किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। याद रखिएगा। आइए डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 900 गुणित 10⁻6 बटे एक में कितना है, तो उसमें आता 3.6 गुणित 10⁻6। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे और इधर एक ज़ीरो बच जाएगा। ठीक है, 9 से काट देंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 4 से काट देंगे तो 25 चौको 100, 25 और एक ज़ीरो आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 250 यूनिट।
यूनिट आ जाएगा, 250 यूनिट। ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट इज द डी नंबर, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर इज द करेक्ट D1। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, 281 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का, जलीय ऊर्जा का। नो डाउट आप जानते हैं आंसर इज द गतिज ऊर्जा, बोले तो काइनेटिक एनर्जी। 281 के बाद 282 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 282 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक बार इनमें कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वो कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा की रैखिक गति को पंखों के घूर्णी गति में बदल देती है। वर्तमान में 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन 39.2 गीगावाट पहुँच गई। ये आंकड़ा याद रखिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार याद रखना कि 2021 के अनुसार हमारी जो पवन ऊर्जा से हम जो बिजली बना रहे हैं उसकी कितनी उत्पादन क्षमता है, तो वह 39.2 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 282 नंबर हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, बोल रहा है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को बदल लेता है। किसमें बदल लेता है भैया? तो आंसर गतिज ऊर्जा में है। कोई भी स्प्रिंग है, हम मान लीजिए उसको दबाते हैं तो वो हमारे दबाने की विपरीत दिशा में हमको धक्का देते हैं हमारे हाथों को, ठीक है ना। तो वो जैसे हम छोड़ देते हैं दबी हुई स्प्रिंग को, तुरंत वो फैलकर वैसे ही पहले पोजीशन में आ जाती है। तो वो किसमें तुरंत उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, वो स्थिर ऊर्जा। आई थिंक अंडरस्टैंड होगा आपको। नेक्स्ट बातचीत करते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन देखना हो तो देख लीजिए क्या बोल रहा है। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी अहम द्रव्यमान के पिंड की गति v मीटर पर सेकेंड है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, 12 mv² आ जाएगा। गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। गतिज हमेशा धनात्मक होती है। स्थिर ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी की ऊर्जा। यदि किसी m किलोग्राम पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर की ऊंचाई पर ले जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh होती है। नोट, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का समेशन होती है। याद रखिएगा, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, समेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग 223 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे, जो क्या कह रहा है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये आपको बताना है। हमें पता है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा PE इक्वल टू होता है mgh। m इज द मास यानी द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h इज द हाइट, बोले तो ऊंचाई। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि हमारा जो मेनली क्या करेगा, PE बराबर है mgh। इसमें h पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। अगर h ऊंचाई बढ़ेगी तो हमारी PE यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। अगर मान लीजिए h का वैल्यू कम होगा तो PE यानी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है ना। तो डिपेंड किस पर करेगी, ऊंचाई पर। इसमें ऑप्शन में वेग है, विस्थापन है, दूरी है, ऊंचाई है, तो केवल ऊंचाई है तो ऊंचाई पर डिपेंड करेगी। आंसर करेक्ट वन आ जाएगा, आंसर B नंबर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो।
क्वेश्चन नंबर 284 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 284 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अभी बताया हमने P बराबर PE बराबर mgh। ऊंचाई के साथ बदलेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊंचाई घटेगी तो ऊर्जा घटेगी। दैट्स मीन इज द स्थितिज ऊर्जा। कहीं पर ऑप्शन है डी विकल्प इज द करेक्ट वन। आंसर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, वस्तु की स्थिति हमने देखी आगे। 285 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, स्थिति के कारण, तो सीधे नाम से स्पष्ट है द स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। बांध में संग्रहित पानी कौन सी ऊर्जा है। आंसर इज द स्थितिज ऊर्जा, इज द ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन इज द स्थितिज ऊर्जा। 86 हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु क्या प्राप्त करेगी भाई साहब, सीधी सी बात है, गतिशील वस्तु है, गति कर रही है तो यानी वेग है उस पर, तो के ई काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम क्या है इज द द्रव्यमान बोले तो मास है, और वी इज द वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। ठीक है ना, तो गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी, अगर वो गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा उसको जरूर प्राप्त करेगी। आंसर है द ए नंबर करेक्ट वन। 87 के बाद 288 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 288 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। एक कार उच्च गति से चल रही है। ओके भैया, चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त होगी, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो आंसर आँख बंद करके आंसर दे दीजिए आप, गतिज ऊर्जा होगी, बाकी कोई मतलब है नहीं हमको। नेक्स्ट बातचीत करें 289 नंबर क्वेश्चन। 289 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, तो आंसर है द mgh, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर इज द गतिज ऊर्जा। ओके ना, काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 290। 290 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है kWh, किलोवाट आवर। दैट्स मीन, नेक्स्ट एक बार डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक में कैलोरी होता है। जो ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक क्या है, जूल है, और सीजीएस मात्रक क्या है, द कैलोरी। यह एक ऊर्जा कैसी राशि, यह एक अदिश राशि है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। जबकि ऊर्जा यानी ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा, वाट या किलोवाट बिजली व्यय की दर को प्रतिनिधित्व करता है। ओके, वाट क्या है, शक्ति की इकाई है, किलोवाट घंटा यूनिट है, व्यावसायिक कॉमर्शियल मात्रक है, याद रखिएगा। किलोवाट घंटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा का कॉमर्शियल मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है ना। 291 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद, 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर। इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। ध्यान रखिएगा भाई साहब, कौन सी राशि समान होगी ये ध्यान रखिएगा। बोल रहा है 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद है, ठीक है, 8 kg का है, 8 kg M1 हम मान लेते हैं। लोहे की गेंद बोले तो Mi आयरन क्या कितना है, 8 किलोग्राम है, ठीक है। और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद है, ठीक है। एल्यूमिनियम की यानी कि Ma या Al क्या हो जाएगा, इसका 3 किलोग्राम 3 kg, ठीक है। एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर
भार वाली एल्यूमिनियम गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। ठीक है, एच का वैल्यू कितना दिया है 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्या कह रहा है इसमें, कौन सी समान होगी, तो देखते हैं कौन सी समान होगी। आइए देख लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है, हमें पता है गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया। हाफ एम स्क्वायर, चूँकि अगर दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है ना, अगर द्रव्य एक का है कितना 8 किलोग्राम, दूसरे का है कितना 3 किलोग्राम, अतः इसका मतलब है के ई क्या होगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बातचीत करेंगे इस क्वेश्चन नंबर, पहली बात दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं स्थिर ऊर्जा पर। स्थिर ऊर्जा पर हम बातचीत करेंगे। स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पी ई बराबर होता है एम जी एच आ जाएगा। ठीक है, एच तो भैया दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम है, एम का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है, एक का 8 है, एक का 3 है, यानी कि सॉरी, तो इसलिए क्या होगा, एम का वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा भी अलग अलग हो जाएगी। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं संवेग। संवेग की बात करते हैं हम, हमें पता है संवेग P बराबर होता है एम वी। ठीक है, अब इसमें है एम का एक का वैल्यू है 8 है, एक का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब दोनों का संवेग भी अलग अलग हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या बचता है, द करेक्ट ऑप्शन इज द त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करें, बात समझ में आई। यहाँ पर क्या है, हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 291 के बाद 292 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। बहुत ही आसानी से, इसमें तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 292 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिर ऊर्जा को बदलता है। तो आंसर इज द गतिज ऊर्जा में आंसर आ जाएगा। गतिज ऊर्जा में क्या करना, बदलता है। 292 का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 292 नंबर आगे देखेंगे, इधर आएगा 292 नंबर। 292 का ऑप्शन गतिज ऊर्जा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले बताया। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 नंबर। 293 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है ऊर्जा होती है, संपीड़ित कौन सी ऊर्जा होता है, आंसर द स्थिर ऊर्जा होती है। ओके, नेक्स्ट ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो गया, आंसर इज द स्थिर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 294 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में किसके अनुरूप वृद्धि होती है, हमें पता है गतिज ऊर्जा के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो किसके अनुरूप वृद्धि होती है, तो हमें पता है एम है और वी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, घर्षण दे रहा है तो गलत हो जाएगा, समय दे रहा है गलत हो जाएगा, और हमारे पास इधर क्या है, द्रव्यमान है और वेग है। तो हमें फार्मूला पता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वी पर डिपेंड करेगा। अगर क्या है एम बढ़ेगा तो भी क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वी बढ़ेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट एम का जो है एम फिक्स रहता है। एम कोई भी, मान लीजिए कोई भी गोली है वो फिक्स है, और उसके वेग का ही हम क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई ऊपर से गिर रही है कोई वस्तु या कोई गोला या कोई पिंड है, तो उसका द्रव्यमान तो फिक्स है, परंतु बट जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा ज़मीन के नीचे, तैसे तैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा।
ठीक है ना। तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है? आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द डी, बोले तो गति हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? एम जो है वो कॉन्स्टेंट है, जबकि वेग है वो चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। और जैसे मान लीजिए कोई ऊपर से गिर रही है कोई भी वस्तु या पिंड, तो जब जैसे जैसे नीचे आती जाएगी तैसे तैसे उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वह वस्तु v वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर जूल होगी। ठीक है, होती है। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है, ध्यान रखिएगा, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? घटेगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 295 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है? हमने पहले ही डिस्कस चुका है कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है? वजन और इसके स्थान पर गलत है, द्रव्यमान और इसके स्थान पर गलत है, द्रव्यमान और त्वरण पर, ये भी गलत है, द्रव्यमान और वेग पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर इज द डी इज द करेक्ट वन। ओके ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 296 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है, आइए बातचीत करते हैं। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है? जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें कौन सी ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है? आंसर द स्थिर गतिज ऊर्जा में। ओके, करेक्ट। ठीक है, इधर डी नंबर करेक्ट वन, इधर गतिज ऊर्जा। क्योंकि क्या होता है कि जब पानी उसमें गिरता है, किसमें गिरता है? टरबाइन में पानी गिरता है तो क्या होता है? टरबाइन रोटेट करती है, दैट्स मीन ये ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? तो करेक्ट ऑप्शन होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 297 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 297, ठीक है, ओके, आइए फिट हो गया। देखते हैं, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है? किस गतिविधि में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट इज द गलत ऑप्शन। एक टार्च को ऑन करना, ये भी गलत ऑप्शन। एक टार्च को ऑफ करना, ये भी गलत ऑप्शन। एक पेंडुलम का झूलना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज द D1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 298 नंबर क्वेश्चन। 298 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। 298 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाता है, ठीक है भैया, संवेग को हमने 3 गुना कर दिया, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ठीक है भैया, आइए बातचीत करते हैं। कै गुना हो जाएगी, कै गुना नहीं हो जाएगी, आइए हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमें पता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग बातचीत करना है हमको, ठीक है ना। तो हमें पता है गतिज ऊर्जा के ई या के बराबर होती है, के ई या के बराबर क्या हो जाता है? P²/2m। ओके, जहाँ के ई क्या है? गतिज ऊर्जा है, क्या है? गतिज ऊर्जा। ओके, गतिज ऊर्जा हो गई। इसके बाद P क्या है? P इज द संवेग है, क्या है? संवेग। ओके, P क्या है? संवेग है। ओके, क्या है? संवेग, ठीक है ना, संवेग हो गया P बराबर। और M क्या है? ये है द्रव्यमान है, क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। हमें पता है K बराबर
पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि संवेग क्या है 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, 3 गुना हम पहले रिलेशन बना लेंगे। क्या है k1 अपॉन k2 बराबर, अब m का वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा m, ये क्या है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, दोनों ही स्थितियों में सेम रहेगा। तो और ये टू कांस्टेंट है ही, तो आ जाएगा p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आ जाएगा। पहली बार में k1 है, दोबारा बार में k2 है। अब क्या कहता है, संवेग को 3 गुना कर दिया गया। पहले अगर 1 था तो दोबारा में क्या हो जाएगा 3, तो p1 अपॉन p2 यानी 1/3, 1/3 का स्क्वायर। ओके ओके, अब क्या आ जाएगा, तो k1 अपॉन k2 क्या आ जाएगा, k1 अपॉन k2 सॉरी k1 अपॉन k2 इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। 1/9 यानी कि पहले अगर 1 थी तो अब दोबारा में क्या हो जाएगी, जब उसका 3 गुना संवेग को कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, यानी k1 यानी k2 इक्वल टू, तो k2 इक्वल टू आ जाएगा 9k1 1 अपॉन ना, तो आ जाएगा क्या, k2 इक्वल टू आ जाएगा 9k1। ओके, समझ में आया। तो आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 98 नंबर हो गया। 299 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। संवेग का फार्मूला याद रखिएगा। संवेग का फार्मूला क्या होता है, के बराबर या के ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 299 यानी 299 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। ठीक है, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या ऊर्जा होती है, तो आंसर इज द डी यानी mgh। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो आंसर इज द स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट 300 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। 300 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्पेस दिया हुआ है का संयोजन है। किसका है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, आंसर इज द स्थितिज ऊर्जा का। तो आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन इज द सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 301 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 301 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 301 आइए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 301। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब करेक्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, एक वेग है उसका 2 गुना वेग कर दिया, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा की n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या है वो हमको निकालना है। तो यानी कि कुल मिला के वो सीधा पूछता है कि यदि उसका वेग क्या है 2 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, ये निकालना है। हमें पता है फार्मूला, गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो के की जगह, के ई की जगह हम के वी लिख देते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, k1 अपॉन k2 इक्वल टू, k1 अपॉन k2 इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, v का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, 1/2 भी कांस्टेंट है, यानी v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट बातचीत करते हैं। अब क्या कह रहा है, तो k1 अपॉन k2 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो सॉरी v1 अपॉन v2, तो v1 का वैल्यू पहले क्या है 1 है, तो दोबारा क्या है वेग को 2 गुना, v2 का वैल्यू 2 गुना है, तो यानी v1 का अगर वैल्यू 1 है तो v2 का वैल्यू क्या है 2 गुना है, यानी 2v हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो यानी k2 इक्वल टू आ जाएगा 4k1, k2 इक्वल टू आ जाएगा 4k1। तो आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन इज द, यानी आंसर बी इज द करेक्ट वन। तो बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? अब हम नेक्स्ट बातचीत करेंगे 302 नंबर क्वेश्चन। 302 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है 302 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये हो गया आपका 302 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा।
क्या कह रहा है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तने हुए रबर बैंड किस बात पर, पहले भी बातचीत करते हैं, आंसर है स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट बात करें स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल पी बराबर या पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन 303 नंबर क्वेश्चन है। 303 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबर बैंड, आंसर पहले ही हम लोग बातचीत कर चुके हैं, स्थिर ऊर्जा करेक्ट वन। 304 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 304 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह हमारा पहला ही क्वेश्चन था, आंसर था ऊर्जा। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 305 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 305 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 356 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। बोल रहा हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है p²/2m। ठीक है ना। अब हम फिर से यहाँ पर क्या बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन में क्या बोल रहा है, K1/K2 इक्वल टू, अब हमें पता है m का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इनसे मतलब हमें है नहीं है, तो P1/P2 का होल स्क्वायर। आइए बातचीत करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, तो K1/K2 बराबर P1/P2। क्या कह रहा है, यदि वस्तु गतिज ऊर्जा को इस प्रारंभिक मान के 56 गुना हो जाए। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नया देखिए संवेग निकालना है, वो निकालना हो गया। गतिज ऊर्जा क्या है, 256 गुना हो जाती है, समझिएगा। पहले मान लीजिए, पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1 थी, दूसरे में कितनी थी, 256 हो जाती है, और P1/P2 निकालना है। P1/P2 का होल स्क्वायर है, तो ये P1/P2 का होल स्क्वायर जो अगर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। कोई समस्या, उम्मीद है कि समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, 256। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो P1 P2 इक्वल टू 1/1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा। 256 का क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है, 64, तो ये तो होगा नहीं। तो अब आते हैं, 16 दिया हुआ सेकेंड ऑप्शन में, 16 को हमने मल्टीप्लाई करके देखा, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो होता वही है, 16 6 में मल्टीप्लाई 16 96 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी, और 16 एकम 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, 256 हो गया ना। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 256 का इधर 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी P2 बराबर कितना आ जाएगा, P2 बराबर 16 P1 आ जाएगा, यानी P2 बराबर आ जाएगा, इधर चला जाएगा 16 P1, यानी संवेग जो है पहले का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। इसके आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। 305 हो गया। 306 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 306 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, 306 नंबर की बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है 306 नंबर, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है पीछे आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आंसर द स्थिर ऊर्जा, नो डाउट, बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने। 306 के बाद 307 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 307 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग उसकी बातचीत करते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। आँख बंद करके आंसर कर दो, इधर ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 307 के बाद 308 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वो बोल रहा है हमको, पहले इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। देखिए ये है, आइए क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। ठीक है, और इसमें स्थिर ऊर्जा क्या है, k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। वेग 2 गुना, गतिज ऊर्जा हमें पता है p बराबर होता है p बराबर हाफ mv²। अब हमें वेग कांस्टेंट है, सॉरी m कांस्टेंट है, यानी द्रव्यमान कांस्टेंट है, 2 यानी कि ये भी कांस्टेंट ही है। तो अब क्या केवल जो वो है, सॉरी k बराबर
के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो v1 और v2, तो हमें क्या कह रहा है कि इसके वेग को 2 गुना कर देते हैं। पहले v1 है, दूसरा v2 है। चूँकि वेग स्क्वायर में है तो यानी पहले मान ले पहले 1 है तो दोबारा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आ जाएगा। यानी कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगी सेकेंड टाइम क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो आंसर इज द 4K हो जाएगा। आंसर इज द सी करेक्ट वन। हम ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन हम लोग टिक कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। K1/K2 सीधे रिलेशन लिखते हैं। K1/K2 इक्वल टू हाफ क्या होता है, हाफ कांस्टेंट हो जाएगा, m का है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी V1/V2 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि V1 का वैल्यू 1 है, V2 का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले का करेंगे 4 हो जाएगा। तो K1/K2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4, यानी K2 इक्वल टू आ जाएगा इम्प्लाइज दैट K2 इक्वल टू आ जाएगा 4K1 है। आंसर इज द सी इज द करेक्ट वन। तो सी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309 की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ओके ओके ओके, अब ओके हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है, अधिक ऊर्जा तो बिल्कुल ही होती है, ठीक है। अब आगे बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। तो आंसर द स्थितिज ऊर्जा होती है। इज द करेक्ट वन इज द बी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। अब नेक्स्ट बातचीत करते हैं 310 नंबर क्वेश्चन। 310 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 310 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आ गया है। 310 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके नाउ ओके, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है जब किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है, ठीक है, बंदूक की गोली चला दिया तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। भैया सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 311 नंबर क्वेश्चन है। 311 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। देखिए सेट हो गया, आइए देखते हैं। ओह सॉरी, सेट नहीं हो, आइए इसको थोड़ा सा छोटा करके वो करते हैं, देखते हैं 100 ये हो, अब ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। ठीक है भैया, ओके भैया, जब अगर गतिज ऊर्जा समान है, वेग दोनों की अलग अलग है, सॉरी द्रव्यमान दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति कर रही है, ठीक है। आइए देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। फार्मूला में क्या बोल रहा है कि के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, समझिएगा। क्योंकि हमें पता है के का वैल्यू यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है। अंतर कहाँ पर है, अंतर तो सीधे से हमें दिख रहा है पहले कि पहली गोली जो है 5 किलोग्राम की है, ठीक है ना, और पहली गेंद 5 किलोग्राम की है, दूसरी गेंद कितनी है, 10 किलोग्राम की है, ठीक है। तो द्रव्यमान में अंतर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करेंगे और अब उनकी गति में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका रिलेशन बना लेते हैं, क्या कह रहा है आइए देखते हैं, ठीक है। आइए बातचीत करते हैं। हमें पता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। रिलेशन बना लिया। रिलेशन हम बना लेते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम m को दूसरी साइड में ले आते हैं। तो k अपॉन m बराबर हाफ v स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बातचीत समझ में आई है तो ठीक है। अब रिलेशन बनाते हैं। तो k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। और 2 ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये 2 नंबर है ये,
तो आ जाएगा ये m नीचे है तो क्या आ जाएगा m2/m1, ठीक है, बराबर आ जाएगा, क्या बराबर आ जाएगा V1/V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कौन सी गेंद तेज गति से चल रही है हमको ये निकालना है। आगे नेक्स्ट बातचीत करते हैं, आगे क्या होगा m2/m1 = V1/V2 का होल स्क्वायर। ये देखा हम आगे ऊपर लिख लेते हैं, आता है m2/m1 = V1/V2 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आइए बातचीत नेक्स्ट बातचीत करते हैं। m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है 10 किलोग्राम, 10 लिख लिया। m1 का वैल्यू कितना है 5 किलोग्राम, 5 लिख लिया, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या है V1/V2 हमको निकालना है, V1/V2 का होल स्क्वायर। अब क्या है 5 से हमने काट दिया, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा ये, अब हम क्या करेंगे V1/V2 का ये स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो V1/V2 = आ जाएगा √2, ठीक है। देखते हैं तो V1/V2 = √2/1, ठीक है। तो यानी कि क्या कह रहा है, कौन सी गेंद तेज चल रही है, तो आइए देखते हैं। तो यानी V1 बराबर V2 बराबर क्या आ जाएगा, या V2 बराबर या V1 बराबर आ जाएगा √2 V1, सॉरी √2 V2। यानी V1 का जो वेग है, V1 का जो वेग है, यानी V2 का कितना है 1.4 होता है ना, एक √2 का मान होता है 1.414 V2 आ जाएगा। यानी कि जो V1 है, V1 का वेग कितना है V2 का 1.414 गुना है। यानी कि तेज गति से गेंद कौन चल रही है, तो आंसर था V1 गेंद चल रही है। V1 गेंद चल रही है बोले तो 5 किलोग्राम की गेंद क्या है तेज चल रही है। तो आंसर क्या है 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, आंसर इज द बी इज द करेक्ट वन आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, तो बात अगर समझ में आ गई हो तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा। क्योंकि हमने पहली गेंद का द्रव्यमान m1 माना था, और पहली गेंद का द्रव्यमान दूसरी गेंद के द्रव्यमान क्या माना था m2 माना था, है ना। पहली गेंद को 1 और दूसरी गेंद को 2, ऐसे ही निकालने के बाद 5 किलोग्राम की गेंद तेज गति से चलेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बातचीत करेंगे 312 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि स्थिति और आकृति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे। सीधी सी बात, एक ही शब्द याद रखिएगा, क्या कह रहा है स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसकी मतलब है कि स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 313 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा इज द इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स मीन गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज द करेक्ट वन, बी नंबर ऑप्शन। ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 313 हो गया। 314 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 314 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके भैया, आइए देखते हैं 314 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। आइए, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिर ऊर्जा किसमें बदल जाती है भाई साहब, तो आंसर नो डाउट इज द गतिज ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे। 315 नंबर क्वेश्चन है। 315 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्थिर ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिएगा भैया, पहला नंबर है संकुचित स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं, दबा के रख रहे हैं, दबा कर रखे हुए हैं, तो क्या होगा उसमें स्थिर ऊर्जा होगी, मतलब ये उदाहरण है। ठीक है। बहता हुआ जल, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सी नंबर देखते हैं। एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक हथौड़े को ऊपर उठाए गए तो mgh उसमें स्थिर ऊर्जा है। ठीक है। एक बांध में संचित जल, इसमें स्थिर ऊर्जा है।
बहता हुआ जल, बहते हुए जल में क्या है, गतिज ऊर्जा है, दैट इज द, इधर स्थित ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो बहता हुआ जल। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। नेक्स्ट बातचीत अब हम कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।